Okay, good evening. Let us start today's class. We will be covering two topics. Actually, मेरा एक और क्लास चल रही थी, उस क्लास को भी थोड़ा शॉर्ट किया है। टाइम टेबल बनाते समय मुझसे ही गलती हो गई थी। केप्ट एट सेम टाइम दो अलग अलग जगह क्लास रख लिया था। सो टुडे वी विल बी कवरिंग टू टॉपिक्स। वन इज आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट एंड देन ताइवान में जो थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, जस्ट अ सेकेंड। मेरा एक मिनट दो, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है। होस्ट कौन है इसका मीटिंग का वो दिख नहीं रहा है, और मैं रिकॉर्ड चालू कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि होस्ट मैं भी नहीं हूँ। ग्रुप ऑफ क्लेम होस्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज द आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। लाइक ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, इसका भी जो रूट कॉज है वो काफी हद तक के एथनिसिटी एंड जोग्राफिकल ही है। ठीक है। तो जो ये रीजन है, इसको बोला जाता है कॉकेसस। कॉकेसस रीजन का एक पार्ट है। ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉकेसस रीजन? is it is basically a geographical location between ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ठीक है। तो ये एशिया यूरोप का समझो एक कॉमन जो एरिया है उस पर ये लाई करता हुआ है, कॉन्टिनेंटल। ठीक है। तो यहाँ पर दो एरिया में ये डिवाइडेड है। वन इज रशिया विच इज कॉल्ड एज नॉर्थ कॉकेसस, एंड देन अनदर इज जॉर्जिया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया, जिनको साउथ कॉकेसस बोलते हैं। ठीक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस रीजन की है, पर्टिकुलरली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख एरिया
इस जगह को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट? द आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट इज डेकेड्स लॉन्ग टेरिटोरियल एंड एथनिक डिस्प्यूट ओवर नागोर्नो काराबाख, a mountainous enclave inside Azerbaijan, but historically inhabited by ethnic Armenians. तो अजरबैजान के अंदर ये जगह है, लेकिन जो मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं वो आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। इस वजह से डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी। ये हम बार बार देखें, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन ही ये होता है। ठीक है, तो ये दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल ब्लेंड्स एथनिसिटी, नेशनलिज्म एंड जियोपॉलिटिक्स, प्रोड्यूसिंग वार, सीज फायर एंड फ्रेजाइल पीस अरेंजमेंट्स। द रीजन रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वोलेटाइल पोस्ट सोवियत फ्लैश पॉइंट्स। मतलब सोवियत का डिसोल्यूशन जब हुआ, रशिया बना, यूएसएसआर जब डिसॉल्व हुआ, उसके बाद से ये वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल एरिया है जहां पर वॉर वगैरह होने की चांसेस रहती है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों? तो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन रीजन जो है, जो शुरुआत हुई वो जोसेफ स्टेलिन के डिसीजन से हुई थी। ठीक है, जोसेफ स्टेलिन, ठीक, 1920s में कभी ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, जोसेफ स्टेलिन प्लेस्ड नागोर्नो काराबाख इनसाइड अजरबैजान डिस्पाइट इट्स आर्मेनियन मेजोरिटी। तो उस समय जो रशिया का, उस समय ये यूएसएसआर के पार्ट थे, ध्यान रखें ये यूएसएसआर के पार्ट थे, तो उसने आर्मेनिया को अजरबैजान के अंदर रखा, और इससे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होती है इसकी संभावनाएं थी, तब भी ऐसा रखा गया। ठीक है, 1980s के बाद जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, वीकन हो गया, तब आर्मेनिया में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। वहां पर लोग ये कहने लगे कि जो एरिया है, ये जो नागोर्नो काराबाख, इसको मैं अब एन के बोलूंगा, बड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, ये जो एरिया है अजरबैजान के अंदर, ये आर्मेनिया का पार्ट होना चाहिए। जैसे जैसे यूएसएसआर वीक हुए, आर्मेनिया वाले ये डिमांड करने लगे। ठीक है, जिससे वायलेंट क्लैशेस होने लगे। 1991 और 94 में फर्स्ट एनके वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ, जिसमें आर्मेनिया ने इस एरिया को कंट्रोल कर लिया। लेकिन 2020s में अब धीरे धीरे अजरबैजान ने वापस से अपना कब्जा इस एरिया में बना लिया है। ठीक है, ये रीजन कहां पर लोकेटेड है? जैसे मैंने बताया, इट इज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, साउथ कॉकेसस इज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, बॉर्डर्ड बाय ईरान, जॉर्जिया, टर्की एंड रशिया। काफी इंडिया का काफी सारा ट्रेड इस बेल्ट पे होता है, सी बेल्ट पे होता है, इस सी बेल्ट पे। तो नॉट ओनली इंडिया बट काफी सारी कंट्रीज का, इट इन अ वे इट कनेक्ट्स इंडिया टू द यूरोपियन नेशंस, लॉट ऑफ यूरोपियन नेशंस। ठीक है, तो इट हैज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। आर्मेनिया का जो कैपिटल है वो है येरेवान, आर्मेनिया का कैपिटल इज येरेवान, एंड अजरबैजान का कैपिटल इज बाकू। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ जो कॉरिडोर है उसे लैचिन कनेक्शन बोलते हैं। ओके, so it is a geopolitical bridge, it's a crucial crossroad and fault line between Europe and Asia, linking civilization and trade routes। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से है। तो इनसे रिलेटेड, आर्मेनिया अजरबैजान से रिलेटेड की इवेंट्स कब हुए? 1988 और 91 में, जब सोवियत यूनियन वीक हुआ और यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ अलग अलग कंट्रीज में, तब यहां पर अनरेस्ट चालू हुआ। 92-94 फर्स्ट वॉर का पीरियड था, जैसा अभी मैंने बताया, आर्मेनिया ने इस पूरे एरिया को, एनके एरिया को जो अजरबैजान के अंदर था, इसको अपने कब्जे में कर लिया। 1994 से 2020 तक के कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, सीज फायर के काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए, अनईजी पीस अंडर ओएससी मिन्स ग्रुप मेडिटेशन। पता है, ये एक ग्रुप बना था, ओएससीई इज अ ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ओएससी मिन्स्क, मिन्स इज अ प्लेस, मिंक होता होगा, वो एस मेरे ख्याल से साइलेंट होता होगा, इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड। तो ओएससी मिंक ग्रुप एक बना था, जिसमें फ्रांस, रशिया और यूएसए इसके पार्ट थे, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। ये जो ग्रुप बना था, इसका प्राइमरी पर्पस ही ये था कि यूरोप में होने वाले जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको कम किया जा सके, विथ प्राइमरली फोकस ऑन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ठीक है,
ये इनका फोकस था। इन्होंने काफी सारे पहल की बट कोई भी पहल सक्सेसफुल नहीं हुई। ध्यान रखें ये मिंक्स ग्रुप जो है ये डिसॉल्व हो चुका है। इसी साल सितंबर में ये डिसॉल्व हुआ 2025 में, लेटेस्ट हैपनिंग, बिकॉज इसके लिए कुछ काम बचा नहीं था ये, या फिर एक्चुअली ये कुछ काम कर नहीं पाते थे, इनके होने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हुए ही नहीं। तो द ग्रुप वाज डिसॉल्व बिकॉज द पर्पस वाज नॉट गेटिंग मेट। ठीक है। 2020 में सेकेंड वॉर चालू हुआ जब अजरबैजान ने टर्किश सपोर्ट से काफी सारी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया, और 23-24 में जो फाइनल ऑफेंसिव हुआ तो अजरबैजान ने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, और रिपब्लिक ऑफ अर्थ शाक, दिस वाज अ नेशन, इसको ना एक रिपब्लिक, जो एरिया जो एनके एरिया कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था उसको 1991 से 2024 तक के एक अलग देश माना जाता था, Republic of Earthshark. Of course, not every country would have recognized as a country, but it was called as Republic of Earthshark. ये डिसॉल्व हो गया, अब पूरा का पूरा कंट्रोल अजरबैजान के हाथ में। ये जीके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। और अभी भी पीस प्रोसेस, पीस नेगोशिएशन प्रोसेस ये चल रहे हैं। मेन प्लेयर्स कौन कौन है? ठीक है। आर्मेनिया, ऑफ कोर्स आर्मेनिया सपोर्टेड द एनके आर्मेनियंस। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो रहा है, आइसोलेट हो गया ये रीजन। इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है निकोल पैशनियन। आपको कितना याद रहेगा पता नहीं, बट फैक्ट्स रटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो निकोल पाशनियन। अजरबैजान इज लेड बाय इल्हाम अलीयेव। ठीक है। इनको टर्की का सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है। अजरबैजान शेयर्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद टर्की एंड पाकिस्तान एंड ऑल्सो इजराइल। अब अगर मेरी पिछली क्लास अगर आपको याद होगी, पिछले के पिछली क्लास में तो हमने देखा था इजराइल और टर्की वैसे तो दुश्मन है, बट दोनों ही अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। टर्की इस वजह से क्योंकि उसके रिलीजियस रीजन है, इजराइल इस वजह से क्योंकि इजराइल यहाँ से तेल खरीदता है और इनको काफी काफी बड़ा आर्म्स का मार्केट है। इजराइल के आर्म्स अजरबैजान जाते हैं काफी सारे। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफी मतलब समझ से परे है। एक अगर ऊपर ऊपर में देखो तो किसी का दोस्त किसी का दुश्मन समझ में नहीं आता क्या है। टर्की इज अजरबैजान स्टॉन्चेस्ट अलाय अंडर वन नेशन टू स्टेट्स डॉक्ट्रिन प्रोवाइडेड क्रूशियल मिलिट्री एड। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही नेशन है अजरबैजान का, जो ये एनके है दैट इज पार्ट ऑफ अजरबैजान, ये टर्की का ये मानना है। रशिया इज अ हैज बीन मीडिएटर, एंड देन देयर आर इंटरनेशनल बॉडीज, मिंक्स ग्रुप है बट वो अब डिसॉल्व हो चुका है। हाउ इज द कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व पोस्ट 2023 में? बहुत सारे आर्मेनियंस को आर्मेनिया से भागना पड़ा, माइग्रेशन हुआ। ये रिपब्लिक ऑफ अर्थशाक ये जो है ये एंड हो गया। ठीक है। आर्मेनिया का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ ज्यादा हो गया, बिकॉज टर्की एंड इसराइल वेर सपोर्टिंग अजरबैजान, मेनली टर्की, बट इसराइल से इसको आर्म्स मिलते हैं। ठीक है। इंडिया के लिए ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इंडिया सप्लाइज डिफेंस इक्विपमेंट टू आर्मेनिया इंक्लूडिंग रडार्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है। काउंटरिंग टर्की पाकिस्तान अजरबैजान एक्सेस। तो इंडिया के पाकिस्तान तो ऑफकोर्स दुश्मन है ही, इंडिया का दुश्मन नहीं बोलना चाहिए टर्की, बट बिकॉज टर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान, इंडिया उसके अगेंस्ट में ही है। राइट। तो इंडिया जो है वो आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉर्स, ऑल्दो पॉलिटिकल सपोर्ट और किसी तरीके से नहीं है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के जो मेन पोर्ट है खासकर मुंबई का पोर्ट, वो यहाँ से यूरोप तक के कनेक्टेड जो है वो इस कॉरिडोर के थ्रू है। राइट। इंडिया इज मेंटेनिंग the neutral alignment as far as dialogue and sovereignty is concerned। तो इंडिया बोल रहा है कि डायलॉग के थ्रू रीजनल स्टेबिलिटी पे फोकस ज्यादा किया जाए रादर देन वॉर्स। ठीक है। सो दिस इज आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तो वही है, रिलीजन, एथनिसिटी, जगह कब्जा कर लिया है किसी का, ऑल दिस थिंग्स। ओके। अब नेक्स्ट आज जो देखते हैं ताइवान के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो नहीं बोलना चाहिए, वहां के यूथ जो है वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट करे हैं उसके बारे में। ताइवान ब्लू बर्ड मूवमेंट।
right? What is Bluebird movement? It is the youth uprising that became Taiwan's new sunflower. न्यू सनफ्लावर क्यों बोल रहे हैं? सनफ्लावर यहाँ का 2014-15 का एक मूवमेंट था, जब यहाँ के यूथ ने गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। तो अभी का जो मूवमेंट है उसका नाम है ब्लूबर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये है क्या? व्हाट इज द ब्लूबर्ड मूवमेंट? It is a student-led democracy movement beginning May 2024 in Taipei. Taipei is the capital of Taiwan. Thousands of young citizens surrounded Taiwan's legislative yuan to protest reform laws that weakened democratic checks and expanded legislative power unfairly. यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी, आगे जाकर के वो और क्लियर होगा। अभी ये समझो कि ये स्टूडेंट लेड डेमोक्रेसी मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, इन्होंने ऐसे लॉ पास कर दिए थे जिससे उनके पास काफी ज्यादा पावर आ गया था और डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। तो इसको, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए वहां के यूथ सिटीजन ने वहां की लेजिस्लेटिव, जिसका नाम युआन है, उसको उसके सामने प्रोटेस्ट किया। तो ये नाम ब्लू बर्ड क्यों दिया? बिकॉज जो वहां की नेशनल बर्ड है वो है फॉर्मोसेन ब्लू मैगपाई। तो वो ये बर्ड का बोलना चाहिए सिंबॉलिक मीनिंग है, वो फ्रीडम से रिलेटेड है, फ्रीडम एंड विजिलेंस अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन ओवररीच। दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ब्लू बर्ड मूवमेंट, बिकॉज यहाँ के यूथ बिलीव कर रहे हैं कि ये फ्रीडम और विजिलेंस, विजिलेंस मतलब सतर्कता, ऑथोरिटेरियन ओवररीच मतलब गवर्नमेंट जब ऑथोरिटेरियन हो जाती है, डिक्टेटर हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट सतर्कता हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑफन कंपेयर्ड टू 2014 सनफ्लावर मूवमेंट। दिस रिप्रेजेंट्स ताइवान्स कंटिन्यूड कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक सेल्फ करेक्शन थ्रू पीसफुल सिविक एक्शन। ठीक है, तो क्या यहां पर हुआ? यहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यहां तीन पार्टीज है, ठीक है, डीपीपी, केएमटी और टीपीपी। सरकार डीपीपी की है, सरकार मतलब बोलना चाहिए जो प्रेसिडेंट है वो डीपीपी का है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास उतनी सीट्स नहीं है जो फुल फ्लेजेड बोले कि हम ही सब चीजें कर सकते हैं। किसी भी पार्टी, जब इलेक्शंस हुए तो सबके पास फ्रेगमेंटेड सीट्स आई। अब जब फ्रेगमेंटेड सीट्स आई तो किसी के पास भी पूरा पावर नहीं कि कोई बिल पास करवा सके। तो क्या हुआ, केएमटी और टीपीपी ने ऑपोजिशन के लिए अलायंस कर लिया। अब जब इन लोगों ने अलायंस किया तो इनके पास लेजिस्लेशन में इनफ नंबर ऑफ सीट्स आ गई जिससे ये कोई भी बिल पास कर सकते हैं अगर ये सब एक साथ वोट किए। तो ऑपोजिशन में होने के बावजूद इन्होंने रिफॉर्म बिल्स को पास किया क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन ऑपोजिशन थी, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो इन्होंने बिल पास कर लिया जिससे लेजिस्लेटर यानी जो पूरे के पूरे नेता हैं, जो जो कानून बना रहे हैं, उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गए। क्या क्या पावर आ गए? अथॉरिटी टू समन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ही समन भेज सकते हैं। सिटीजन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव पावर्स काफी ज्यादा, सिटीजन्स के को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, काफी इन्वेस्टिगेट तो वैसे भी कर सकते हैं बट वाइड इन्वेस्टिगेटिव पावर्स का मतलब होता है जैसे इंडिया में भी काफी सारे एक्ट्स, ड्रैकोनियन लॉज भी बोले जाते हैं, जिसपे सिटीजन के पास कोई पावर नहीं है। अगर आप उन उन कानून के तहत गिरफ्तार हुए तो आपकी बेल भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो उस तरीके के इन्वेस्टिगेटिव पूछताछ के लिए बहुत ज्यादा पावर दे दिया। राइट टू जेल दोज रिफ्यूजिंग पार्लियामेंट्री समन्स, अगर आप पार्लियामेंट के समन के सामने नहीं हाजिर होते तो सीधा जेल हो जाएगी। इससे क्या फियर हुआ लोगों के बीच? ऑब्वियसली कि डेमोक्रेसी खतरे में, ये फियर हुआ। ठीक है, इससे लोगों को यह भी कंसर्न हुआ कि ताइवान वापस से ऑथोरिटेरियन में जा सकता है। ताइवान में मार्शल लॉ पीरियड था जब केएमटी का रूल था 1949 से 1987 के बीच में। तो यहां पर मार्शल लॉ मतलब ऑथोरिटेरियन लॉ थे, ठीक है, मिलिट्री का बोलबाला था केएमटी के रूल के समय। तो लोगों को यह डर फिर सताने लगा कि अगर ज्यादा पावर इनके पास गया तो फिर से वैसी कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हुआ कहां पर? ये मूवमेंट हुआ, ब्लू बर्ड मूवमेंट हुआ ताइपेई में। ताइपेई इज द कैपिटल, ताइपेई ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो मतलब द सेंटर पॉइंट।
ठीक है। इट द प्रोटेस्ट सेंटर्ड अराउंड द लेजिस्लेटिव युआन ऑन क्विंगडाओ ईस्ट रोड। अब इतना तो आपको याद रखने का मतलब नहीं है क्विंगडाओ ईस्ट रोड, बट ये समझ सकते हो कि मूवमेंट चालू यहां से हुआ था, बट उसके बाद ये पूरे नेशन में स्प्रेड हुआ। ठीक है। इस मूवमेंट की खासियत ये रही कि वंस अगेन सोशल मीडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि रियल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह की न्यूज और क्या हो रहा है ये यूथ के पास पहुंचने लगा। तो डिजिटल कोऑर्डिनेशन का ये फर्स्ट मूवमेंट था इन ताइवान। ठीक है। ये हुआ क्या क्या है यहाँ पर, देखो जनवरी 2024 में ताइवान इलेक्टेड डीपीपी एज प्रेसिडेंट, बट डीपीपी लॉस्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल टू ऑपोजिशन कोलिशन। तो जो सबसे ज्यादा सीट्स जीती होगी वो डीपीपी जीती होगी, बट मेजोरिटी उनकी नहीं आई थी। उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, लेकिन पार्लियामेंट का कंट्रोल इनके पास में नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन की दो दो पार्टीज हैं, वो साथ में कोलिशन कर लिए, अलायंस कर ली। मई 24 में ऑपोजिशन वालों ने ये बिल पास करवाया। ठीक है। मई 17 मतलब, ठीक है, 2024 की ही बात है। ब्लू बर्ड मूवमेंट ऑफिशियली बॉर्न हुआ। ये इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इसलिए है क्योंकि ताइवान की कोर्ट ने काफी सारे बिल्स के प्रोविजन को कट डाउन किया, लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है सितंबर मंथ में इस बिल को फिर से पास कर दिया गया है। ऑफ कोर्स काफी सारे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को पास किया गया है। की प्लेयर्स कौन कौन है? केएमटी इज द ऑपोजिशन पार्टी, ये कंजर्वेटिव बेस वाली पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है। डीपीपी इज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये रूलिंग पार्टी है, ये आजादी चाहती। इंपॉर्टेंट है चाइना को भी समझना ताइवान के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्यों चाइना को समझना? क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान उसका पार्ट है। ठीक है, ताइवान बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट नेशन हूं। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक मैप के थ्रू। ये है ताइवान और ये है चाइना। ठीक है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट आइलैंड चेन, मतलब फर्स्ट आइलैंड चेन का फर्स्ट नेशन ताइवान है, ताइवान में उसका कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि यहां से ही जो पैसिफिक ओशन, ठीक है, और जो वाटर्स है वहां पर से वहां पर कंट्रोल चालू होगा। यूएस को इस चीज का डर है कि अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल करेगा तो उसके लिए खतरा होगा, यूएस के लिए खतरा होगा। ठीक है, तो यूएस सपोर्ट्स ताइवान, राइट। दैट डजंट मीन दैट ताइवान इज एट वॉर विद चाइना, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी एट वॉर विद चाइना। एथनिसिटी बोल लो, रिलीजन बोल लो, दोनों का सेम है, लेकिन ताइवान मेंटेन्स दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देर आर ओनली 12 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड जो ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं, इंडिया नहीं मानता। इंडिया नहीं मानता, इंडिया न्यूट्रल है, चुप है। यूएस मानता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ठीक है, सॉवरेन नेशन है बोलना चाहिए। ठीक है, तो अब वापस से इसको समझते हैं। केएमटी जो ऑपोजिशन में है वो चाहता है कि ताइवान का चाइना से क्लोज नाता रहे, प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट रहे। ऐसा नहीं कह रहा है कि चाइना का पार्ट बन जाए, चाइना बोल रहा है वो सही बोल रहा है ऐसा नहीं कह रहा है, बट बोल रहा है चाइना के साथ हमें मिलके काम करना है, प्रो चाइना है। डीपीपी जो है वो बोल रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस से हमें दूर होना है, चाइनीज इन्फ्लुएंस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें हम खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं। ये डीपीपी है। टीपीपी ताइवान पीपल पार्टी, ये नई पार्टी है, ऑब्वियसली ये सेंट्रिस्ट है। ठीक है, तो एक हुई राइटिस्ट, एक हुई लेफ्टिस्ट और एक सेंट्रिस्ट, हर जगह की वही कहानी होगी। तो ये केएमटी का लेजिस्लेशन में अलाय है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और इसे हमेशा ऐसे सेंट्रिस्ट लोग जो होंगे इनको बोला भी जाएगा कि यार ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट है, जिधर फायदा दिखता है ये उधर चले जाएंगे। राइट, तो ये यहाँ के की प्लेयर्स जो पॉलिटिकल पार्टी वाइज है वो ये है। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि चाइना को केएमटी प्रो चाइना है, डीपीपी अगेंस्ट चाइना है। चाइना तो डेफिनेटली चाहेगा कि वहां पर इंस्टेबिलिटी रहे और डीपीपी की गवर्नमेंट ना रहे। ठीक है। ओके, ये हमारे लिए उतने काम का नहीं है। ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए इसके इसमें कुछ लेसन्स हैं।
ठीक है। ग्लोबल डेमोक्रेसी में मतलब बहुत सारी जगह पर इस तरीके के मूवमेंट हुए हैं। इंडिया में जेपी मूवमेंट अपन ने इमरजेंसी के समय देखा था, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था। अभी इसके बाद जो नेपाल में मूवमेंट हुआ है, ऑल दीज आर मूवमेंट जो 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 सिटीजन्स अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। एशिया में ज्यादातर कंट्रीज में ऑथोरिटेरियनिज्म है, मतलब इंडिया को छोड़ देते हैं, बट ज्यादातर कंट्रीज में डिक्टेटरशिप ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है। ताइवान एक ऐसी, चाइना के पास होने के बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वहां पर है। ठीक है। राइट। एक चीज और ताइवान की खासियत है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। जो वर्ल्ड के हाफ चिप मैन्युफैक्चर होते हैं, चिप मतलब सेमीकंडक्टर्स में लगने वाले चिप, आपके मोबाइल फोन से लेकर के जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें जो चिप बनते हैं, वो चिप जो मैन्युफैक्चर होते हैं, हाफ द चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ताइवान। अगर चाइना को इसका कंट्रोल मिल जाएगा तो हाफ दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कंट्रोल मिल जाएगा, और डेफिनेटली यूएस इंडिया कोई भी ये चीज नहीं चाहता है। दैट इज व्हाई इंडिया अगेन इज फोकसिंग ऑन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, बिकॉज आगे जाकर के क्या, अभी भी सेमीकंडक्टर्स और चिप्स जिनके पास है, रियल पावर तो उनके पास है, अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री एंड आर्मी वाले पावर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। बिकॉज इन ऑल द बिजनेसेस डिजिटल डिजिटल यूज तो है ही है। So Taiwan is the main manufacturer of the semiconductors across the world. That's why also China is keen कि ताइवान उसका पार्ट हो। ठीक है। चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये दो टॉपिक्स ही मैंने प्रिपेयर कर पाया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल अगेन डू 3 टॉपिक्स। ओके। और मीनवाइल तुम लोग मुझे टॉपिक्स भेज सकते हो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ मिले भी हैं बट उतना मुझे लगा नहीं वो यूजफुल होंगे, बट लेट मी सी हाउ वी कैन कवर दोस टॉपिक्स इन द क्लास। ठीक है गाइस, थैंक यू।
चलो, बस उसी का फ्लैक्स ही बना रहा हूँ अभी मैं। हाँ, बस उसी पे ही काम चल रहा है अभी मेरा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस वगैरह भी करा दिए, इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बस मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको भेज रहा शायद हो गया डिजाइन। हूँ। बना रहा हूँ सर, जो लैपटॉप वगैरह लिए थे फाइनल कर रहा ये अच्छा दिख रहा है। हूँ। थोड़ा समझ इसका में भी आ रहा फोटो है नहीं कि था, हाँ। समझ में मैं आ रहा वो है कि वीडियो जो है ना, हाँ। उसका स्क्रीनशॉट खींच खींच के फिर ये फोटो डाला हूँ। और फोटो भी इन लोग के पास भी नहीं है, रवि इन लोग के पास है, मेरे पास भी नहीं है। हिंदी वही वीडियो को फिर स्क्रीनशॉट खींच के फिर लगाया। वो अभी जस्ट उसका फोन भी आया। वो एबीएस वाले लोग का ही काम कर, हाँ मतलब एबीएस हाँ वाले का ही है। हाँ। तो अलग अलग देने की जरूरत नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, एक साथ एक एक। तीन लगाया है। हाँ, और ये ना, ये पहले बना लिया था मैं। ये लोग लिखे थे तो पूरा डिलीट कर दिया था, अभी बैठ के फिर से पूरा फिर बनाया। अभी इसमें ना ये नीचे ये बचा है, कॉन्टेक्ट नंबर बचा है रजिस्टर करने के लिए। और पोस्टर ये जो, निकलवा के कल लगवा देना सब जगह। हाँ हाँ, वो काम तो कर ही देना पोस्टर। पोस्टर कॉलेज के कल खुलेगा। कल कॉलेज खुल जाएगा, हाँ कल कॉलेज के लिए हाँ कल तो खुल कार्ड जाएगा। भी खुलवा कार्ड कहाँ बंटवाएगा, विशाल लोग कचरा होगा लोगों को समझ। पोस्टर लगा। हाँ। इसमें एक चीज और डालते हैं। ये भिलाई के जगह यहाँ पर ऐसे लिखते हैं फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स को। हाँ, ये नहीं नहीं, एमबीए एस्पिरेंट्स मतलब ये होगा कि जो लोग इस बार कैट के एग्जाम दे रहे हैं के लिए, या फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। क्योंकि भिलाई का भी कोई यूज तो होता है। वहाँ से भी 5 नंबर डाल। हाँ, 5 नंबर। नहीं वो वहीं रहते हैं वो एस्पिरेंट। क्या क्या एमबीए। और फाइनल ईयर में जाना बड़ा होगा। फिर कहीं पर ऐसा अपने को दिखाना चाहिएगा कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, या जो कैट के एग्जाम दे रहे हैं या सीमेट के एग्जाम दे रहे यूज टू एमबीए एस्पेक्ट। हैं। यूज टू एमबीए फॉर लिख सकता है, और फॉर एमबीए एस्पिरेंट। ये ना सोशल मीडिया में मत डालना कहीं भी, क्योंकि ना वो कुछ कॉलेजेस वालों का नाम जैसे अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ना अलायंस, तो कीड़ा बहुत होता है। तो अपने वहां के लिए ही रखो। हाँ ये ठीक है, और एमबीए सब में। इसमें वो करते हैं ना, तब भी स्कूल फेयर करते हैं मीट के तो फेयर। फिर आई हाँ और ये करके आपको अपडेट है। हाँ हाँ।
सर वो वाला जो लिखे थे अपन, वो क्योंकि ये लोग पूरा डिलीट कर दिए थे, वो तीन जो स्नैक्स वगैरह का था, वो क्या था? स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। स्पेशली राइट हुआ है, अपन भी ऐसे ही बनाए थे क्या? वो बहुत ज्यादा लगा अपने को कॉलेज। नहीं, ये जो लिखा हुआ था ये अपने लिखा क्या? ये है, हाँ है। किसी ने कोई इंस्टाग्राम में डाला था ना? ये है। ये अपन इंस्टाग्राम में डाले थे क्या? तेरा ये वाला डला था? क्या है? ये वाला ना? किसी को होटल पे डाले तो ठीक है। हाँ, एक बार हम और अ, डाल देंगे यही वाला वीडियो, सिंपल जैसा आगे एक्सपेरिमेंट वाला तो एक दो दिन में स्पेशल क्या? फाइलिंग वगैरह को भी ये भेजने में काम आएगा। उसी तरीके से जो राइफल वाला ने किया है ना, उसमें टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर दे, क्योंकि उसमें कहीं पर भी अपन ने वो एमबीए कॉलेज और ये सब वो नहीं डाला है। वो मतलब याद दिला देना उसको, एक्वायरी को स्पेशल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ये देख स्पेशल चीज हाँ। एस ई टी आई ए एल, ई टी आई ए एल, स्पेशल ए डबल टी आर ए टी टी आई ओ एन एस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बच्चों हाँ, ठीक है। उसके लिए जगह बनाया हो। अब इसमें क्या क्या रहेगा? स्पेशल अट्रैक्शन में तेरा ये डाल दे बी स्कूल किड, ये चीज डाल दे बी स्कूल किड मैम, किड लंच और लकी। हाँ। आज है हाँ, लकी ड्रॉ एंड गिफ्ट। कुछ गेम्स बोल रहे थे सब। हाँ, गिफ्ट के पूरे गेम्स, गेम्स।
सर मैं उसको उन लोग पूरा अपना इन लोग आपस में ही बात करना चालू कर देते। फिर मैं बोला मैडम फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ले रही हो? कितने का है, क्या है? बोली मैडम ये है 3,000 का है, मतलब पूरा जीएसटी वगैरह कुछ जो है पूरा बता। अभी 12% नहीं है, 18 एजुकेशन में 18 ही है ना? अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कि जीएसटी के साथ, ऐसे बोला जीएसटी के साथ का है ऐसे। तो बोले ठीक है, हम लोग ना डिसाइड करके कल तक आपको बता। फिर वो एक पहले हम बोले ना 3 मॉक, मैं बोला मैडम वो ऑनलाइन का है कि ऑनलाइन के जो प्रीवियस वाले, क्योंकि ये अभी मॉक दे दूंगा तो बहुत टफ लगेगा। वो बेवकूफ, मैं उसको साफ साफ बोला अगर आप ज्वाइन करते हैं, मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट बनते हैं तो अपन ये काउंसलिंग कर लेंगे, ये बोला था। हाँ हाँ फिर क्लासेस की बात उस दिन करेंगे। हाँ वही बोला। तो फिर वो उन लोग बोले मैडम, फिर मैं उसको बोला मैडम डिसीजन की जल्दी कर दो कल। तो ये बोले कि मैं आपको कल तक बता दूँ, या जब आज बच्चा जाके टेस्ट देगा फिर हम लोग कल तक करेंगे। तो फिर वो बहुत 15 ईयर रखा हुआ था, फिर मैंने उसको दे दिया। और वो लड़की थोड़ी होशियार भी लगी। होशियार तो लग रही थी, हाँ बट लोगों को क्या है कि चाहिए होता है कि मैं फ्री में उनके साथ आधे घंटे बैठ के उसके बाद जाते फिर हाँ हाँ फिर वो वाला भी बात किया मैं उसको कि मैडम फिर ये तो ऐसा है, लेकिन आप ना वो उसको कर लीजिए क्योंकि मेंटरशिप वगैरह का वो सब चीज ना उसी में रहेगा। मैं आपको उसका बता दूं। तो आप लोग तुरंत जल्द से जल्द, वो लड़की तुरंत ही उसके साथ वो एक मैडम पता नहीं बातों बातों में बोले कि हाँ हम बता। उसका मन था लड़की। तुरंत था उसका, तुरंत वो तो वो बोली भी थी कि ले लो करके। वो तो तभी दोगे ना जब आप खरीदोगे। उसकी मम्मी भी कोई चीज बोल रही है, बीच वाली जो थी तो नहीं करना लग रहा है उसको, ये बोली। अब वो बीच बीच वाली मेरे को बोली कि तो फिर ये सब चीज मिल जाएगा ना, फिर 3 क्लाइंट का पेपर तो आप दे रहे हो ना। तो उसकी माँ और वो दोनों उसको क्लैट करना, वो दोनों उसको बोल रहे थे कि अरे जब एनरोल होगा तभी तो कुछ चीजें सामान देंगे, आप कैसे करें? और फिर वो लड़की हाँ बोली, उसके बाद तो मम्मी बोले कि इसमें बात। तो मैंने फिर बोला कि जल्दी से जल्दी लोग समझते हैं कि आप हमें तो क्या है। और सबको जानती है ना, सबको पूरा मेरे स्टूडेंट है, ये कुशाग्र है, शिवानी है। उनसे बात की होगी हाँ और वो लोग बोले होंगे कि आप जाओ और सर से बात कर लेना, तो उनके लिए सर अवेलेबल है ना। ऐसे बाहर वाले कोई भी आए और फ्री में मैं आधा घंटा उसको बैठ के उसको ज्ञान दे दूं। कैसे दे सकते? मेरा मुद्दा दिखता है वो गाड़ी वाला हर जगह। अरे गाड़ी वाला हाँ वो खा रहे थे।
नहीं दिखता है। आवाज नहीं सुन रही। पता चला। ये सब तो सीटा क्यों बना है? क्योंकि इसमें पूरा मसाला डालता हूँ नहीं सीटा ना। कौन बता? काफी अच्छे हो। नानी को देखते स्पेशल वो तभी होगा तो तुम्हारा वो बेटर करो। तुमको क्या करना तो तुम नहीं तो नहीं लगा। नहीं बिल्कुल। अच्छा तुमको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मैं बताऊँ। चलिए। मत बोलो। मैं मर गया। हाँ तो तुम वो खाई कैसे करती हो? वो नहीं तुम कर रही थी क्या तो तुम रेफर लो।
तो पर मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, वो नहीं बोला कि मैं तो कुछ चाहिए क्या, तो नहीं बोला। वो जनरली जब लंच करने मैं का भी पता है मैं क्यों बोली कि हम जब लंच कर रहे हैं साथ में यूजुअली क्या करते हैं फॉर्मेलिटी के क्या होता है कि वो हमेशा सेव भुजिया और आलू भुजिया लेके आते हैं हल्दीराम, ठीक है। तो जब जा रहा होता है ना दुकान में तो वो जनरली पूछ जाता है कि तुमको कुछ लगेगा तुम कुछ लोगे के साथ में ऐसे। तो उस बेसिस बाकी तो मेरे को पता, तो मेरी बात लगा, चलो भाई।